सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, ये जितना भी प्रीवियस ईयर सेट जो आप देखेंगे आप रेलवे एनटीपीसी का, आपको उसी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपको जो रिवीजन क्लास का जो मिल रहा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें मैं सारी चीज़ों को क्लियर आउट करूंगी। आप जो है आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो प्लीज़ जितनी भी चीज़ें आपको क्लियर आउट नहीं है उसको नोट करिए और कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके उसका रिवीजन करने के लिए। रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होना चाहिए कि आप कम ही पढ़े हैं, लेकिन वो कितना याद है आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे वहाँ पे आप ये नहीं मायने रखता है कि आपने कितना पढ़ा है, वहाँ पे यही मायने रखेगा कि आपको कितना चीज़ें याद है। और जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो ऐसे ही आधा चीज हमारा गायब हो जाता है, जो अगर आपने उसे सही से नहीं पढ़ा होगा तो वो ऑलरेडी ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे जरूरी चीज होता है कि आप जितना ज्यादा हो सके उसको रिवीजन करिए। अगर आप रिवीजन करेंगे, आपकी चीजें क्लियर आउट रहेगी, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप जो है आप सही से आप अपना पेपर कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं हर वीडियोज में आप सभी से यही कहती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर आउट होगी। एंड ट्रस्ट मी, आप इसे एक बार जरूर देखिए एंड कोशिश करिए कि इसका जो है जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होता है उसको नोट करिए और उसका रिवीजन करिए। ठीक है, एंड फिर भी कोई दिक्कत रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो है रेलवे एनटीपीसी 2025 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट का जो हमारा रिवीजन क्लास है, वो हमारा रिवीजन क्लास आज का जो है वो 6 है। और जितने भी लोग जो है वो 1 2 3 4 5 नहीं देखे हैं, प्लीज उसे भी देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहले चलिए रिवीजन क्लास सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गोवा में एक समुद्र तट है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो गोवा का एक समुद्र तट है। तो आपके ऑप्शन है पालोलेलम, ऑप्शन बी कुडले, ऑप्शन सी मरीना या ऑप्शन डी वर्कला। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालोलेम जो है गाइज याद रखिएगा, पालोलेम बीच जो है ये आपके गोवा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं जो आपका कुडले है, अगर हम कुडले की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कहाँ है, कौन से राज्य में है। तो गाइस याद रखिएगा ये आपके कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ से आपके जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो कुडले जो बीच है ये आपका कर्नाटक में है। उसके बाद अगर मरीना बीच, मरीना बीच बहुत लोग सुने होंगे। ठीक है, तो बहुत लोग गए भी होंगे। तो मरीना जो है ये आपका कहाँ है गाइस, याद रखिएगा मरीना जो है ये आपके तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि आपका मरीना बीच कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा मरीना बीच जो है ये आपके तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्कला बीच, वर्कला बीच जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा वर्कला बीच जो है ये आपका जो है केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्कला जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये केरल में है। और आपका जो है पालोलेम जो है गोवा का सबसे खूबसूरत बीच जो अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये है आपका जो है पालोलेम जो है ये गोवा का सबसे खूबसूरत बीच है। और वहीं अगर हम बात करें इस बीच के बारे में गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है ये यहाँ पे जो है आपको सफेद रेत देखने को मिलता है इस बीच के पास। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपको जो है अगर हम बात करें कि और कौन कौन सा है गोवा का जो हम बीच है, क्योंकि जरूरी नहीं मैंने जो ऑप्शन में दिया है पालोलेम यही आपसे पूछेगा। हम यहाँ पे जो है गोवा के जितने भी बीच है उनके बारे में जानेंगे कि और गोवा में कौन कौन से बीच है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो गोवा के बीच के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है ये आपका पालोलेम है, जो कि मैं नहीं लिखूंगी, ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो और कौन कौन सा है, तो गाइस याद रखिएगा इसके अलावा अगर हम बात करें तो वारका जो है ये आपका कहाँ है, वारका बीच जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा वारका बीच जो है ये आपके जो है गोवा में है। इसके अलावा अगर बात करें अंगोड़ा बीच, अंगोड़ा बीच जो है ये कहाँ है गाइस, याद रखिएगा अंगोड़ा बीच जो है गाइस याद रखिएगा वारका हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अंगोड़ा, अंगोड़ा बीच की अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा ये भी आपका जो है कहाँ हो गया, ये भी आपका जो है गोवा में हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें बागा, बागा बीच जो है ये आपका कहाँ है गाइस, याद रखिएगा बागा बीच जो है ये भी आपका जो है
है ये कहाँ है, बागा बीच जो है ये भी आपका जो है कहाँ है, तो ये भी आपका गोवा में है। और उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा मोरजिम बीच, मोरजिम बीच जो है ये कहाँ है, तो मोरजिम बीच जो है ये भी आपका गोवा का है। तो गोवा के जो है कुछ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीच है, इसके नाम आपको याद रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं पालोलेम बीच के बारे में, तो याद रखिएगा ये तो गोवा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये जो है ये किस साइड है, तो याद रखिएगा ये दक्षिण साइड है, ठीक है। ये गोवा के कौन से साइड है गाइस, तो याद रखिएगा ये गोवा के जो है ये दक्षिणी साइड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये गोवा के जो है दक्षिणी साइड है, ये आपको ध्यान रखना है। और दक्षिणी साइड जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है दक्षिणी में है। और कहाँ है, तो कैनाकोना में स्थित है, ठीक है। गोवा के दक्षिणी कैनाकोना में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दो गोवा के दक्षिणी कैनाकोना में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बीच कहाँ पे, गोवा के दक्षिणी कैनाकोना में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है मैं इसके बारे में आपको जो है इतना ही आपको याद रखना है, जो मैं आपको गोवा के बारे में बताई हूँ, जितना भी बताई हूँ ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आप कुडले मरीना और वर्कला बीच का भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कि माता टीला परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। मैं 2 बार क्वेश्चन इसीलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि एक बार जो है जरूरी कि आप चीजों को समझ सके, क्योंकि जरूरी नहीं अगर मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगी और ऑप्शन बताती जाऊंगी तो फिर वो आप है ना मतलब कि उतना ध्यान नहीं देंगे, इसलिए मैं 2 बार बोलती हूँ। तो अगर आप लोगों को इससे प्रॉब्लम होगा कि 2 बार नहीं बोलने के लिए, ऐसे आप लोग 2 बार सुनिए। लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होगा कि नहीं 2 बार नहीं बोलिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत जरूरी होता है समझना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझेंगे तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा घुमाकर इसीलिए दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए एकदम ये नहीं है कि क्वेश्चन आंसर और वो उसके साथ अगर हम चलेंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं माता टीला परियोजना की, अगर हम बात करें तो ये कौन से नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी रावी नदी पर, झेलम नदी पर, ऑप्शन सी रावी नदी पर, या ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता टीला परियोजना जो है ये आपके बेतवा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम माता टीला परियोजना की बात करें तो इसे जो है अगर हम बात करते हैं कि माता टीला परियोजना का जो है निर्माण कब किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है 1958 में जो है इसका निर्माण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1958 में जो है इसका निर्माण किया गया था। और वहीं अगर हम बात करें माता टीला परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कितना मीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं, माता टीला परियोजना की ऊंचाई की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई जो है ये है आपका 35 मीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है 35 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये जो है माता टीला परियोजना जो है ये आपका कौन से राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो माता टीला परियोजना जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला परियोजना जो है ये आपके कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के जो है आपके जो है ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के जो ललितपुर जिला है ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं गाइज आपके जो है अगर हम बात करते हैं आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है झेलम नदी। झेलम नदी पर जो है अगर हम बात करते हैं कि कौन सा जो है आपका परियोजना झेलम नदी पर है, तो आपने सुना होगा जो तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना की अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तुलबुल परियोजना जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा तुलबुल परियोजना जो है ये आपके झेलम नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तुलबुल परियोजना जो है ये आपके कहाँ है, झेलम नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें रावी नदी पर जो है आपका कौन सा परियोजना है गाइस, तो याद रखिएगा रावी नदी पर जो है आपका रंजीत सागर बांध परियोजना जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया हुआ था आपके प्रश्न में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि रंजीत सागर जो है गाइस याद रखिएगा रंजीत सागर जो है ये परियोजना जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है रंजीत सागर
बांध जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपका जो है ये जो है आपकी किस नदी पर है, रावी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है ताप्ती नदी पर कौन सा परियोजना है, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी पर जो है आपका उकाई परियोजना जो है ये किस नदी पर है गाइस, तो याद रखिएगा उकाई परियोजना, ठीक है। उकाई परियोजना जो है ये आपकी कौन से नदी पर है गाइस, तो याद रखिएगा उकाई परियोजना जो है ये आपके ताप्ती नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जितने भी नदी है और उससे रिलेटेड जो परियोजना है यह याद रखिएगा, और इसमें जो है माता टीला के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो कौन से गैस से जो है विद्युत प्रवाहित होती है जिससे लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो आपके ऑप्शन है आर्गन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी हीलियम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियॉन से जो है कौन सा प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो लाल होता है, लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 29 जुलाई को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 14 सितंबर को, या ऑप्शन डी 28 फरवरी को। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है जो 14 सितंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें 29 जुलाई की, अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा 29 जुलाई को जो है ये क्या मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं 22 मार्च को जो है ये क्या मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा 22 मार्च को जो है ये आपको ध्यान रखना है। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 मार्च की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी को जो है ये क्या मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से रिलेटेड आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही, तो इस टाइप के प्रश्न रहते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध की किस घटना को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि महाभिनिष्क्रमण जो है ये गौतम बुद्ध की कौन सी घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो आपके ऑप्शन ए मृत्यु की घटना को, या ऑप्शन बी प्रथम उपदेश को, या ऑप्शन सी ज्ञान प्राप्ति को, या ऑप्शन डी गृह त्याग को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, तो याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की गिरी त्याग की घटना को जो है ये क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें मृत्यु की घटना को जो है ये क्या कहा गया गाइस, तो याद रखिएगा मृत्यु की घटना को जो कहा गया वो महापरिनिर्वाण कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो मृत्यु की घटना को जो है ये क्या कहा गया गाइस, तो याद रखिएगा मृत्यु की घटना को जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहा गया, तो याद रखिएगा मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न रहता ही है, ये आप को ध्यान रखना है। मैं जितना भी प्रश्न लिखा रही हूँ वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट करते हुए चलेगा, ठीक है। तो मृत्यु की घटना को जो है महापरिनिर्वाण करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें प्रथम उपदेश की, प्रथम उपदेश को जो है ये इस घटना को जो है ये क्या कहा गया, तो आपने सुना होगा धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है प्रथम उपदेश को जो है ये क्या कहा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम उपदेश को जो है ये आपको ध्यान रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये किसको कहा गया, प्रथम उपदेश को। उसके बाद अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ज्ञान प्राप्ति के, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को जो है ये क्या कहा गया, तो याद रखिएगा संबोधि, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये
क्या कहा गया, संबोधि कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको याद रखना है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को जो है ये क्या कहा गया गाइस, तो याद रखिएगा ज्ञान प्राप्त की घटना को जो है संबोधि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना इनकी मृत्यु जो है ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु जो है ये कहाँ हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की जो है ये मृत्यु कहाँ हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा कब हुआ था, कुशीनगर में जो है आपको ध्यान रखना है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी इनकी मृत्यु, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुशीनगर हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्होंने जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो यहाँ पे मैं कौन सी घटना कहा गया ये बता रही हूँ, और यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड जगह बता रही हूँ, ठीक है। तो प्रथम उपदेश जो है इन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में जो है आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। सारनाथ में जो है इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, सारनाथ में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो है ज्ञान प्राप्ति जो है इनको कहाँ हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है बोध गया में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है इनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी ये बोध गया में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनको ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में, ठीक है। तो इनके जन्म से रिलेटेड जो है प्रश्न रहता है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके अगर हम जन्म की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है ये कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में जो है ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म जो है ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु में जो है इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व जो है ये आपको ध्यान रखना है, कपिल वस्तु में जो है इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, ये याद रखना है इनके जन्म का प्रतीक आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि इनके जो है अगर हम बात करते हैं कि जन्म का प्रतीक जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके अगर हम जन्म के प्रतीक के बारे में बात करें तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इनके जन्म का प्रतीक जो है ये कमल एवं सान जो है गाइस, याद रखिएगा इनके जन्म का प्रतीक क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके जन्म का प्रतीक जो है ये आपको ध्यान रखना है, कमल कमल एवं सान जो है गाइस, याद रखिएगा इनके जन्म का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है, तो आपके ऑप्शन है जैन धर्म से, या ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन सी ईसाई धर्म से, या ऑप्शन डी बौद्ध और जैन दोनों धर्म से। तो गाइस त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी अगर ये प्रश्न पूछा जाए त्रिरत्न सिद्धांत, तो ये जो है बौद्ध और जैन धर्म दोनों से है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन दोनों का अलग अलग ये था तर्क था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते गए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न सिद्धांत था गाइस, याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के जो है आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये क्या थे, ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत जो है आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये क्या थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो है ये क्या कहना था, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का जो था पहला जो था ये क्या था, तो पहला जो था ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो था ये बुद्ध था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो था ये कौन सा सिद्धांत था, पहला जो सिद्धांत था वो बुद्ध था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरा अगर हम बात करें दूसरा क्या था, पहला बुद्ध था, दूसरा जो है ये धर्म था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो था ये धर्म था, और तीसरा जो सिद्धांत था ये कौन सा था, तीसरा जो सिद्धांत था ये संघ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो था ये संघ था। तो ये हो गया बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे दूसरा जो है ये हम बात करेंगे गाइस, याद रखिएगा जैन धर्म के जो है आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत में दोनों लिखा दे रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैन धर्म के जो है त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये क्या थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैन धर्म के जो है त्रिरत्न सिद्धांत की अगर जब भी बात होगा तो यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ ताकि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत। तो इनके जो त्रिरत्न सिद्धांत थे वो क्या थे गाइस, तो याद रखिएगा इनके त्रिरत्न सिद्धांत बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन धर्म के
त्रिरत्न सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा पहला जो था वो कौन सा सिद्धांत था, सम्यक दर्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी राइट विजन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा इनका कौन सा था गाइस, याद रखिएगा सम्यक ज्ञान, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो था ये क्या था, दूसरा जो है क्या था गाइस, याद रखिएगा सम्यक ज्ञान था। और तीसरा जो था ये क्या था गाइस, तो याद रखिएगा तीसरा जो था, अगर तीसरा की अगर हम बात करें, तीसरा आपका क्या था गाइस, सम्यक आचरण, ठीक है, ये इनका त्रिरत्न सिद्धांत ये था, ये आपको ध्यान रखना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है इनका त्रिरत्न सिद्धांत ये था। और बुद्ध धर्म का जो था ये क्या था गाइस, याद रखिएगा बुद्ध धर्म का जो था वो था बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि राखल लीला किस राज्य की लोक नृत्य है। तो आपको बताना है कि राखल लीला जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम की, ऑप्शन बी केरल की, ऑप्शन सी हरियाणा की, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राखल लीला जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है, तो ये असम की है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम असम के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले नट पूजा। नट पूजा जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है नट पूजा जो है ये आपके असम का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है नट पूजा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद आपको याद रखना है बिछुआ। बिछुआ जो है ये आपके किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो याद रखिएगा बिछुआ जो है ये भी आपके असम का है, ये आपको ध्यान रखना है, बिछुआ हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहू। बिहू जो है ये आपके किस राज्य का लोक नृत्य हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, बिहू भी आपके असम का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें देवधनी। देवधनी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो याद रखिएगा ये भी आपके असम का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा बागुरुम्बा। बागुरुम्बा जो लोक नृत्य की अगर हम बात करते हैं गाइस तो याद रखिएगा बागुरुम्बा जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है, तो ये भी असम की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंकिया नाट। अंकिया नाट जो है ये आपकी किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है गाइस, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा अंकिया नाट। अंकिया नाट जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो याद रखिएगा अंकिया नाट जो है ये भी आपके असम का है, ये आपको ध्यान रखना है अंकिया नाट। अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट की बात करें केरल। केरल के अगर हम लोक नृत्य के बारे में बात करें गाइस तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है थेयम। थेयम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है, तो याद रखिएगा केरल का है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा केरल का और कौन कौन सा हो गया, केरल का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कुडियाट्टम। कुडियाट्टम जो है ये किस राज्य का हो गया गाइस, तो याद रखिएगा कुडियाट्टम। कुडियाट्टम जो है कुडियाट्टम जो है ये किस राज्य का हो गया गाइस, तो याद रखिएगा कुडियाट्टम जो है ये आपके किस राज्य का हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके केरल का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा की अगर हम बात करें तो धमाल। धमाल जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है, तो ये भी हरियाणा की है। इसके अलावा जिसे हम डाफ या फिर डफ भी कहते हैं, ये जो है ये किस राज्य की है, ये भी आपके हरियाणा की है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है आपका कौन सा हो गया, फाग हो गया, ये भी आपके हरियाणा का है। फाग जो है ये भी आपके हरियाणा का है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा मंजीरा। मंजीरा मंजीरा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है, तो ये आपको ध्यान रखना है मंजीरा। मंजीरा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है, तो ये भी आपके हरियाणा का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो आपके जो है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा मटकी। मटकी जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है, ये आपके मध्य प्रदेश की है। उसके अलावा अगर हम मटकी की बात करें गाइस तो याद रखिएगा जवारा नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है, जवारा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है भगोरिया। भगोरिया जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो याद रखिएगा भगोरिया, ठीक है। भगोरिया जो है ये किस राज्य का है, तो ये भी आपके जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कला शैली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कूलाम किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। तो कूलाम जो है ये कौन सी भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी विद्युत आवेश, या ऑप्शन डी कोणीय वेग। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है कूलाम जो है ये किस भौतिक का राशि का है, मात्रक
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कूलाम जो है यानी कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, कूलाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर अब हम चाल के बारे में अगर हम बात करें, चाल का जो है ऐसा मात्रक क्या है गाइस, यह देखिएगा चाल का जो ऐसा मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड जो है, ये चाल का ऐसा मात्रक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मीटर प्रति सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड की अगर हम बात करें तो इसका जो चाल का ऐसा मात्रक है ये मीटर प्रति सेकंड है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव की ऐसा मात्रक की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर जो है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन प्रति मीटर जो है, ये आपको ध्यान रखना है किसका ऐसा मात्रक है, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूटन प्रति मीटर जो है ये पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कोणीय वेग का ऐसा मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कोणीय वेग के ऐसा मात्रक जो है ये है रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कोणीय वेग का जो है ऐसा मात्रक क्या है तो याद रखिएगा इसका जो है आपको ध्यान रखना है रेडियम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रेडियम नहीं करिए लिखाएगा, रेडियन लिखाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका ऐसा मात्रक क्या है तो याद रखिएगा रेडियन प्रति सेकंड जो है, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियन प्रति सेकंड जो है ये कोणीय वेग का ऐसे मात्रक जो है ये क्या है, रेडियन प्रति सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन ए 6 होती है, या ऑप्शन बी 4 होती है, या ऑप्शन सी 18 होती है, या ऑप्शन डी 108 होती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके जो है और जो है 108 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद की संख्या कितनी होती है तो 108 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है वेदांग की संख्या की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम वेदांग की संख्या की बात करते हैं गाइस तो याद रखिएगा वेदांग की संख्या, ठीक है, वेदांग की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस तो याद रखिएगा वेदांग की संख्या जो है ये 6 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेदांग की संख्या 6 होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें 4 की अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है वेद की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है वेद की संख्या जो है 4 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा जो आपका जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो है ये आपके 4 वेद हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है 18 की हम बात करें, ये आपको ध्यान रखना है 18 की याद रखिएगा पुराण की संख्या, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पुराण की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस तो याद रखिएगा पुराण की संख्या जो है 18 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पुराण की संख्या की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा पुराण की संख्या 18 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है। तो अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर राधा कृष्ण, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो पुस्तक अग्नि की उड़ान जो है ये किन्होंने लिखा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो याद रखिएगा इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये जो है आपको ध्यान रखना है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको ध्यान रखना है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे गाइस याद रखिएगा भारत के 11वें राष्ट्रपति जो थे ये आपको ध्यान रखना है ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये आपको ध्यान रखना है भारत के 11वें राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस तो याद रखिएगा अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है 11वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद इन्हें जो है भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्हें जो है भारत रत्न कब मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर भारत रत्न की अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न जो है 1997 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है 1997 में। और वहीं अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है भारत रत्न के बाद जो है आपको याद रखना है
पद्म विभूषण की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ना 1990 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आपको बताना है कि 1913 में जो है इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1913 में जो है साहित्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से जो है किन्हें सम्मानित किया गया था गाइस, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना। और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था गाइस, तो याद रखिएगा इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो गीतांजलि के लिए दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि के लिए 1913 में जो है इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इनकी जो है जयंती मनाई जाती है, तो 7 मई को जो है गाइस, याद रखिएगा 7 मई को जो है आपको ध्यान रखना है। 7 मई को जो है 7 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है जयंती कब मनाई जाती है गाइस, तो याद रखिएगा 7 मई को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्हें जो है 1900 जो है आपको याद रखना है 1915 में जो है आपको ध्यान रखना है 1915 में जो है इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा 1915 में इन्हें जो है गाइस, याद रखिएगा 1915 में जो है इन्हें नाइटहुड नाइटहुड से जो है सम्मानित किया गया था। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि महात्मा गांधी को केसरी हिंद से सम्मानित किया गया था और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर बाद में ये हुआ था, इसलिए भी ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है ये उपाधि लौटा दी थी, ये ब्रिटिश की तरफ से मिला था और इन्होंने जो है इस उपाधि को जो है लौटा दिया था। और याद रखिएगा इन्होंने जो है 1919 में जो है ये आपको ध्यान रखना है 1919 में जो है आपको ध्यान रखना है 1919 में ये जो है नाइटहुड की उपाधि जो है ये उपाधि जो है लौटा दी थी, आपको ध्यान रखना है 1919 में जो है ये आपको ध्यान रखना है ये उपाधि को जो है इन्होंने लौटा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। उपाधि को लौटा दी थी, ये आपको ध्यान रखना। और ये उपाधि इसलिए लौटा दी थी, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था गाइस, याद रखिएगा इसकी वजह से जो है इन्होंने जो है 1919 में ये उपाधि लौटा दी थी। और किस लिए लौटा दी थी, तो ये यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिएगा इसका वजह क्या था गाइस, तो याद रखिएगा जो आपका जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था गाइस, याद रखिएगा ये किस लिए लौटा दी थी गाइस, तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो है आपको ध्यान रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो है आपको ध्यान रखना है ये जो है ये लौटा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो है इन्होंने ये उपाधि को लौटा दिया था, ये आपको ध्यान रखना। और महात्मा गांधी ने जो है केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, तो आपको बताना करना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है। तो आपके ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, या ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, या ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी पर कौन सा जल प्रपात है। तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी पर जो है ये कौन सा जल प्रपात है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है होंडरू का जल प्रपात, या ऑप्शन बी दूध सागर जल प्रपात, या ऑप्शन सी धुआंधार जल प्रपात, या ऑप्शन डी चित्रकूट जल प्रपात। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर जो है ये कौन सा जल प्रपात है, धुआंधार जल प्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जल प्रपात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके किस राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का अगर हम बात करते हैं उद्गम के बारे में, किसका उद्गम कहाँ से होता है guys, तो याद रखिएगा इसका उद्गम जो होता है ये अमरकंटक पहाड़ से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हुंडरू का जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हुंडरू का जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ है गाइस, याद रखिएगा
ये जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है आपके स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है हुंडू का जलप्रपात जो है ये कौन-सी नदी पर है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है आपके स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडू का जलप्रपात। और वहीं अगर हम राज्य की बात करें कि ये जो है आपके किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये जो है आपके झारखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। हुंडू का जलप्रपात जो है ये कहाँ है? तो ये आपको ध्यान रखना है हुंडू का जलप्रपात जो है ये आपके झारखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करते हैं गाइस तो याद रखिएगा दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा ये आपके गोवा में है, ये आपको ध्यान रखना है। दूधसागर जलप्रपात जो है ये गोवा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें ये कौन से इसमें जो है गाइस याद रखिएगा कौन-सी नदी पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। गोवा के जो है याद रखिएगा ये कौन-सी नदी पर है गाइस? तो याद रखिएगा ये है आपके मांडवी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन-सी नदी पर है गाइस? तो याद रखिएगा ये आपके जो है मांडवी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है जो आपका जो है चित्रकूट जलप्रपात हुआ, चित्रकूट जलप्रपात की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है कौन-सी नदी पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है इंद्रावती नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन-सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें राज्य की कि ये कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा ये आपके जो है छत्तीसगढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना। ये जो है आपके कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा ये आपके जो है छत्तीसगढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका जो भी है वो सही है। बस यहाँ पे जो है मांडवी नदी, यहाँ पे जो है नदी हमको बीच में लिखना चाहिए तो गोवा लिखा गया। तो याद रखिएगा ये गोवा राज्य में है और ये मांडवी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि यूनेस्को के द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? तो आपको बताना है कि यूनेस्को के द्वारा जो है कौन से शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली को, या ऑप्शन बी वाराणसी को, या ऑप्शन सी जयपुर को, या ऑप्शन डी मुंबई को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी को। वाराणसी जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा वाराणसी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। वाराणसी जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है आपके उत्तर प्रदेश में है और इसे ही संगीत का शहर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगर हम बात करें कि यूनेस्को के द्वारा जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि यूनेस्को के द्वारा जो है इसे जो है संगीत का शहर जो है ये कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा इसे जो है 2015 में जो है संगीत का शहर घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो आपको बताना है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कॉपर, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है वो चांदी है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हम क्रम वाइज बात करेंगे। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता जो है ये किसमें है गाइस? याद रखिएगा चांदी जो है ये सबसे पहले नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चांदी जो है ये आपके सबसे पहले नंबर पे आता है। वहीं अगर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे जो है ये आपका जो है तांबा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आपका तांबा आता है। वहीं अगर तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे जो है ये आपको ध्यान रखना है आपका जो है एल्यूमिनियम जो है गाइस, याद रखिएगा एल्यूमिनियम जो है ये आपका जो है तीसरे नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्यूमीनियम जो है ये आपका तीसरे नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम चौथा अगर हम बात करें लोहा, लोहा जो है ये आपका लास्ट में आता है। तो ये टोटल आप जो है 4-5 याद रखिएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखी थी? तो आपको बताना है कि स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक जो संगीत सीखी थी ये किसने सीखी थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तानसेन ने, या ऑप्शन बी रामदास ने, या ऑप्शन सी तनरंग ने, या ऑप्शन डी बैजू बावरा ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके जो है तानसेन ने जो है स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है एक प्रश्न पूछा जाता है कि तानसेन के जो है गुरु कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा जो है आपको ध्यान रखना है स्वामी हरिदास जो है, याद रखिएगा स्वामी हरिदास जो है आपको ध्यान रखना है। तानसेन के जो है गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। हरिदास जो है ये गुरु थे किसके? तानसेन के गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें कि तानसेन जो है ये किसके दरबार में थे गाइस? तो याद रखिएगा तानसेन जो है ये अकबर के दरबार के कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तानसेन जो है आपको ध्यान रखना है अकबर के दरबार के कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान
रखना है। तानसेन जो है अकबर के दरबार के जो है कवि कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा अकबर के दरबार के कवि जो थे ये तानसेन थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है तानसेन के जो है बचपन का नाम पूछा जाता है कि इनके जो है बचपन का नाम क्या था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनके जो बचपन का नाम था ये रामतनु पांडे था, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बचपन का नाम क्या था गाइस, याद रखिएगा। इनके बचपन का जो नाम था गाइस, याद रखिएगा इनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे जो है गाइस, याद रखिएगा रामतनु पांडे जो है ये आपको ध्यान रखना है। इनके बचपन का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज और बता देती हूँ कि याद रखिएगा कि ये अकबर के नवरत्नों में से एक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर के तानसेन जो है गाइस, याद देखिएगा अकबर के जो नवरत्न थे आपको ध्यान रखना है। अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अकबर के नवरत्नों में से एक कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा तानसेन थे, जो कि अकबर के दरबार के कवि थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है कवि थे, ये आपको ध्यान रखना। और इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था, कि कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो है नीति निर्देशक जो तत्व है आपका जो है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है किस अनुच्छेद के अनुसार जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो है अलग करने का प्रावधान है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 47 के तहत, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 के तहत, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 के तहत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 50 में जो है आपको ध्यान रखना कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान है। अगर यहाँ पे जो है हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करेंगे, इससे याद रखिएगा ये आपका जो है ये कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा 36 से लेके 51 तक जो है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें इसे कहाँ से लिया गया गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है आयरलैंड से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कहाँ से लिया गया गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है आयरलैंड से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है। ये आपके जो है कौन से भाग 4 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 36 से 51 भाग 4 में है, आपका नीति निर्देशक तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 4 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट जो है ये आपको ध्यान रखना है। पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और ये जो है भाग 4 में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा शराब पर निषेध जो है ये किस आर्टिकल के तहत है गाइस, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 47 के तहत जो है आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 47 के तहत जो है आपको ध्यान रखना है। शराब पर निषेध जो है ये कब है गाइस, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 47 के तहत जो है आपको ध्यान रखना है। शराब पर निषेध जो है ये कब है गाइस, तो याद रखिएगा शराब पर निषेध जो है अनुच्छेद 47 के तहत है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा जो है पशुओं का पालन जो है ये किसमें गाइस, तो याद रखिएगा पशुओं का पालन जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है पशुओं का पालन जो है ये किसमें है गाइस, तो याद रखिएगा पशुओं का पालन जो है ये अनुच्छेद 48 में है, ये आपको ध्यान रखना है। पशुओं का पालन जो है किसमें, अनुच्छेद 48 में है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का गठन जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत का गठन जो है आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत का गठन जो है ये किसमें है गाइस, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का गठन जो है ये अनुच्छेद 40 में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि वस्तु के आकार से बनती है, तो छोटी बनती है, या ऑप्शन बी बड़ी बनती है, या ऑप्शन सी समान बनती है, या ऑप्शन डी नहीं बनती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको जो है आकार से जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। आकार से पूछ रहा है कि क्या बनती है, तो याद रखिएगा आकार से जब भी पूछे तो छोटी बनती है, आपको ध्यान रखना है। यानी मनुष्य की आंख में जो है रेटिना पर किसी वस्तु की जो छवि है वो वस्तु के आकार से हमेशा छोटी बनती है, ये आपको ध्यान रखना। और छवि से जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आकार से ये कैसी बनती है, इसे याद रखिएगा आकार से जो है आपको ध्यान रखना है आकार से जो है ये कैसी बनती है। तो आकार से जो है आपको ध्यान रखना है आकार से जो है ये छोटी बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें
आकार से जो है ये छोटी बनती है। और वहीं अगर हम बात करें कि छवि से कैसी बनती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। वस्तु की जो है आपको ध्यान रखना है, वस्तु की जो है छवि से जो है ये कैसी बनती है। तो छवि से जो है कैसा देखिएगा, ये जो है उल्टी और वास्तविक बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। छवि से ये कैसी बनती है गाइस, तो ये देखिएगा छवि से जो है आपको ध्यान रखना है, ये उल्टी और वास्तविक बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। छवि से कैसी बनती है गाइस, तो ये देखिएगा उल्टी और वास्तविक बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। छवि से जो है ये कैसी बनती है, उल्टी और वास्तविक बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में जो है कौन सी नियुक्ति नहीं है। तो आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ऑप्शन बी अध्यक्ष, या फिर यानी अध्यक्ष जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति, या ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष की, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होती है। इसकी जो है चुनाव होता है, इसका जो है ये क्या होता है गाइस, तो यह देखिएगा इसका जो है चुनाव होता है। और इसका चुनाव होता है गाइस, इसकी नियुक्ति नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये आपको ध्यान रखना। और इसका चुनाव जो है ये कैसे होता है गाइस, तो यह देखिएगा इसका चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका चुनाव जो है ये कैसे होता है गाइस, तो यह देखिएगा इसका चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होती है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इसका जो है नियुक्ति होता है, लेकिन जो है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, इसका चुनाव होता है। और चुनाव जो इसका होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है इसका चुनाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो प्रकृति के कार्यात्मक इकाई के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रकृति के कार्यात्मक इकाई के रूप में जो है किसे दर्शाया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है वनस्पति को, या ऑप्शन डी पारिस्थितिकी तंत्र को, या ऑप्शन डी मनुष्य को, या ऑप्शन सी डी वाहन को। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र को जो है प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में जो है इसे दर्शाया जा सकता है। मैंने 2 बार अगर मैंने प्रकृति की कार्यात्मक इकाई बोला, इसलिए कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाइज आपका जो है एनटीपीसी का जो आज का जो सेशन था वो ये यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा, मैं थोड़ा सा भी अगर आपको समझा पाई हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।